ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे आरओई का कॉन्सेप्ट डिटेल में कि आरओई के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और आपको आरओई को कैसे यूज़ करना है जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करें या उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक डिसीजन बनाएं। ये सारे डेटा कहाँ से देखना है आपको screener.in पे सब कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, ये नंबर हमने बहुत से लोगों ने सुना है कि जिस कंपनी में ज़्यादा होता है वो कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आरओई के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। आप अगर उन तीनों को डिटेल में समझ जाएँ, तो आप आरओई के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आरओई का कॉन्सेप्ट अपने आप में 3 अलग-अलग पैरामीटर से मिल के बना है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि किसी भी कंपनी में जो पैसा होता है, जो वो कंपनी यूज़ कर रही है अपना काम करने के लिए, वो 2 तरीके से आ सकता है। एक तो शेयर धारकों का पैसा, मतलब उस कंपनी का जो प्रमोटर है जिसने स्टार्ट किया है कंपनी, वो भी खुद पैसे लगाएगा, या तो अपने शेयर्स बाकी लोगों को, हम जैसे लोगों को जो निवेश करते हैं उनमें आपके शेयर्स को बांटेगा। उनसे जो पैसा आता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स कैपिटल। शेयर होल्डर का पैसा है वो। इक्विटी कैपिटल बोलते हैं उसको, इक्विटी कैपिटल। और एक दूसरा तरीका क्या है पैसे लाने का, काम चलाने के लिए डेट लेके आना, बैंक से, एनबीएफसी से, बाहर से डेट लेके आना, उधार लेके आना। इन 2 तरीके से ही किसी भी कंपनी को पैसा मिलता है। अपने आसपास की किराना दुकान जो होगी, उसका रेफरेंस लेके आप समझिए कि वो उस दुकान को जो मारवाड़ी चला रहा है, मैं भी मारवाड़ी हूँ इसलिए बता रहा हूँ, उसने खुद के पैसे लगाए होंगे, तो वो हो गया उसका इक्विटी कैपिटल। लेकिन अगर एक फेस ऐसा आता है उसकी दुकान में जहां उसके पास और पैसे लगाने के लिए नहीं है, लेकिन उसको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो वो क्या करेगा, बगल में जो बैंक है उससे उधार लेके आएगा और उससे और सामान खरीदेगा और इससे अपनी सेल्स बढ़ाएगा। तो अब उसके पास 2 तरह से पैसे आए हैं, डेट का पैसा और इक्विटी का पैसा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो कंपनी जो टोटल रिटर्न बनाएगी, वो जो आपके पास दुकान है, वो जो टोटल प्रॉफिट बनाएगा, अगर आप उसको इक्विटी के हिसाब से देखेंगे कि उसका खुद का कितना पैसा लगा है, उस पे कितना परसेंट का रिटर्न बना रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब किसी कंपनी में अगर इक्विटी का 100 रुपए लगा है और वो कंपनी 20 रुपए का प्रॉफिट बना रही है लास्ट में, तो वो हो गया 100 डिवाइडेड बाई 20, मतलब आपका 20% का प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए का जो इक्विटी कैपिटल था उस पे 20% का प्रॉफिट बना रही है। इसमें अगर कंपनी डेट भी लेके आ रही है 100 रुपए का और फिर भी 20% का ही प्रॉफिट बना रही है, तो भी आरओई 20% ही दिखाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इक्विटी कैपिटल को देखना है, डेट को नहीं देखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि आरओई का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, जो आपका टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको आप इक्विटी कैपिटल से, मतलब शेयर होल्डर का जो कैपिटल है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आता है आपका आरओई। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहें, तो आप सिंपल, एक मैथमेटिक्स का रूल होता है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे ये शेयर होल्डर्स कैपिटल है, बीच में आप कुछ और नंबर डाल दीजिए, जैसे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कर दीजिए, और इस सेल्स को यहाँ भी लिख दीजिए, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट, और एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स कैपिटल। जब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, तो ये टोटल सेल्स यहाँ से कट जाएगा, जैसे मैथ्स में होता था, एसेट यहाँ से कट जाएगा, और फाइनली आपको यही मिलेगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स कैपिटल। लेकिन हमने उसको रीअरेंज कर दिया, जो हमने इनिशियली लिखा था उसको हमने 3 भाग में अलग अलग कर दिया, ताकि हमें और डिटेल में पता चले कि आरओई के अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर जो ये पहला वाला जो पार्ट है ना, नेट प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स, ये क्या दिखाता है कि टोटल जो सेल्स की आपने, उसका फाइनली आपको नेट प्रॉफिट क्या हुआ। मान लीजिए आपने 100 रुपए का सेल्स किया किसी कंपनी में, और टैक्स काट के, सारे खर्चे काट के 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इस चीज को बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट मार्जिन कितना बच रहा है। अगर आप एक लक्स साबुन खरीदते हो अपने पास की किराना दुकान जाके, तो उस कंपनी को, जो उसने, जो भी खर्चे लगे, जो भी टैक्स लगा, वो सब काटने के बाद लास्ट में उसके पास कितना बचता है, वो होता है आपका नेट प्रॉफिट। तो 100 रुपए का आपने सामान बेचा और आपको सारा टैक्स काटने के बाद, खर्चा काटने के बाद 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो नेट मार्जिन आपका 20% का है। ठीक है, ये होता है नेट मार्जिन। अब अगर मान लीजिए 2 कंपनियां हैं
जो दोनों ही ₹100 का सामान बेच रही हैं, लेकिन एक कंपनी को सब कुछ हटाने के बाद, खर्चा हटाने के बाद, टैक्स हटाने के बाद ₹20 का फ़ायदा हो रहा है। दूसरी कंपनी को ₹30 का फ़ायदा हो रहा है। तो इसका नेट प्रॉफ़िट मार्जिन हुआ 30% और पहले वाली कंपनी ए का प्रॉफ़िट मार्जिन हुआ 20%। तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसमें नेट प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा है? क्योंकि वो अपनी, या तो उसकी एफ़िशिएंट है, उसकी जो उसका जो वर्किंग जो साइकिल है, जो चेन है, जिससे कि वो ज़्यादा फ़ायदा बना पा रहा है। उसके खर्चे कम हैं, या तो उसके पास प्राइसिंग पावर है, कुछ भी है, लेकिन उसका नेट मार्जिन ज़्यादा है। वो जितने का सामान बेचता है, उसका ज़्यादा प्रॉफ़िट बना पाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, जिस कंपनी में नेट प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा है, वो कंपनी जब नेक्स्ट ईयर ग्रोथ करना चाहेगी, तो उसके पास ज़्यादा पैसे हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। इसको आप ऐसे समझिए कि 2 कंपनियाँ हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। दोनों में इस साल का जो सेल्स है, वो है ₹100 का। दोनों ने जो प्रॉफ़िट कमाया, इस कंपनी ने प्रॉफ़िट कमाया ₹20 का और दूसरी कंपनी ने प्रॉफ़िट बनाया ₹30 का। ये आपका नेट प्रॉफ़िट है, सब कुछ काटने के बाद। तो इसका नेट प्रॉफ़िट मार्जिन हुआ 20% का, दूसरी कंपनी का नेट प्रॉफ़िट मार्जिन हुआ 30% का। अब ज़्यादा अच्छा क्यों है नेट प्रॉफ़िट मार्जिन? नेक्स्ट ईयर मान लीजिए दोनों कंपनी डिसाइड करती है कि हमको 30% से अपने सेल्स को बढ़ाना है। ये हम समझ लीजिए 2025 का डेटा है और 2026 में ये दोनों कंपनियां चाह रही हैं कि हमें अपनी सेल्स को कितने परसेंट से बढ़ाना है, 30% से। तो ए और बी दोनों जो कंपनियां हैं, इनका सेल्स टारगेट क्या है, ₹130 का। पहले ₹100 था, अब 130। अगर 130 का सेल्स करना है तो ₹30 ज़्यादा का सेल्स करने के लिए ₹30 ज़्यादा का आपका सामान भी तो लगेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? ₹30 चाहिए कंपनी को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए, अपने सेल्स बढ़ाने के लिए। तो वो अगर इसके पास 20 ही रुपए प्रॉफ़िट है, तो इसको जो बी ₹30 लाने हैं, उसमें से ₹10 डेट से लाना पड़ेगा, उधार से लाना पड़ेगा। जबकि दूसरी कंपनी के पास ₹30 अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जो वो इन्वेस्ट करके अपना सेल्स बढ़ा सकती है। मोटे-मोटे तौर पे समझिए कि दूसरी कंपनी के पास ज़्यादा पैसे अवेलेबल हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए। तो जहाँ नेट प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा होता है, उस कंपनी के पास ग्रोथ करने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए आरओई के अंदर आपको जो नंबर होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस कंपनी में नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब टोटल सेल्स का कितना परसेंट लास्ट में फाइनल पैट बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो ज़्यादा हो और कंसिस्टेंट हो। मतलब जो सिक्लिकल कंपनियां होती हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा ये प्रॉफिट मार्जिन 25-30% से 5-10% तक आ जाएगा, फिर 25-30% चला जाएगा 2-3 साल तक, फिर नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं सिक्लिकल बिहेवियर। ऊपर-नीचे होता रहता है, ऐसी कंपनियाँ अच्छी नहीं होती। जहाँ पे प्रॉफ़िट मार्जिन लगभग कांस्टेंट रहे, बराबर, और बल्कि इनकी बढ़ता हुआ दिखे आपको कि पहले यहाँ 20% था, यहाँ 22% हुआ, फिर आपका यहाँ 30% हो गया, 35% हो गया। इस तरीके का जहाँ बिहेवियर दिखे आपको नेट प्रॉफ़िट मार्जिन में, वो कंपनियाँ आपको चुननी है, वो बेटर होती हैं। ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? आप स्क्रीनर डॉट इन पे आइए और यहाँ पे ऐड रेशियो टू टेबल में आप लिखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर का, लास्ट क्वार्टर का, प्रीसीडिंग क्वार्टर का सारा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखा रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% का है आर केबल का। तो आर केबल जितने का सामान बेचा लास्ट ईयर में, उसका सिर्फ 5% प्रॉफिट बना पाया है। ये है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर है आपका एसेट टर्नओवर रेशियो। ये क्या है? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट। ये क्या बताता है कि आपने कितना एसेट यूज़ किया है सेल्स जनरेट करने के लिए। सिंपल भाषा में समझिए कि कोई कंपनी है जो स्टील प्लांट बना रखी है और उससे सेल्स कर रही है स्टील का। उस स्टील प्लांट को बनाने में 1000 करोड़ की लागत आई है एसेट, और उससे जो सेल्स जनरेट हो रहा है वो 100 करोड़ का है। अगर कंपनी अपने जो एसेट है उसमें 1000 करोड़ रुपए और डाले, मान लीजिए एसेट में 1000 करोड़ रुपए और डाले, तो कितना सेल्स बढ़ेगा? इसको और छोटा कर देते हैं। अगर मैं एसेट में 1 रुपए डालूं, अपने एसेट में, जो मेरा जो प्लांट है, जो मशीनरी है जिससे यूज़ करके मैं सेल्स बना पा रहा हूँ, उसमें अगर मैं 1 रुपए डालूं तो मेरा सेल्स कितने रुपए से बढ़ेगा? अगर मैं अपने एसेट में 1 रुपए डालूं तो मेरा सेल्स कितने रुपए से बढ़ेगा? 2 कंपनियाँ ले लीजिए, ए और बी फिर से। एक कंपनी ऐसी है जो जिसका सेल्स आपका, यहाँ पे हम लेते हैं, सेल्स उसका है ₹100 का, दूसरी कंपनी का भी सेल्स है ₹100 का, ठीक है? पहली कंपनी का जो नेट एसेट
टर्नओवर है, ये जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 1 है और दूसरी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 2 है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंपनी अपने एसेट में 1 रुपए डालेगी तो इसका सेल्स 1 रुपए बढ़ेगा। दूसरी कंपनी अगर अपने एसेट में 1 रुपए डालेगी तो इसका सेल्स 2 रुपए बढ़ेगा। सिंपल है। अगर अगले साल इस कंपनी को अपने सेल्स को डबल करना है, अगले साल इस कंपनी को अपने सेल्स को डबल करना है, दोनों कंपनियों को मान लीजिए, तो इस कंपनी को अपने एसेट में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 100 रुपए का। क्यों? क्योंकि इसका एसेट टर्नओवर 1 है, मतलब अगर इसको 100 रुपए सेल्स बढ़ाना है तो 100 रुपए का एसेट बनाना पड़ेगा। जबकि दूसरी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो एटीआर कितना है? 2 है। मतलब उसको अगर 100 रुपए बढ़ाना है अपना सेल्स तो उसको सिर्फ 50 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने एसेट में। तो यहाँ पे इसको कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है अपने एसेट में बजाय कि कंपनी ए से। ठीक है, तो इसको कम पैसे चाहिए ग्रोथ करने के लिए, सेम ग्रोथ करने के लिए, जो कि दूसरी कंपनी को ज़्यादा पैसे चाहिए। ये बहुत एडवांटेज होता है कि आपको कम पैसे चाहिए ग्रोथ करने के लिए। तो एसेट टर्नओवर रेशियो जिस कंपनी का ज़्यादा होता है उस कंपनी को आपको चूज़ करना चाहिए बजाय कि किसी और कंपनी के जिसका एसेट टर्नओवर रेशियो कम है। और एसेट टर्नओवर रेशियो अगर बढ़ता हुआ हो किसी कंपनी का, ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको भी आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए आप एसेट टर्नओवर रेशियो, तो आपको ये मिल जाएगा डेटा। एसेट टर्नओवर रेशियो 2.39 का है। मतलब कंपनी अगर 1 रुपए डालती है अपने एसेट में तो उसका 2.39 रुपीज़ का सेल्स बढ़ जाता है। ये इसका मतलब है। और लास्ट नंबर है फाइनेंशियल लिवरेज, टोटल एसेट बाय शेयर होल्डर्स कैपिटल। ये क्या होता है? मतलब इसका है सिंपल भाषा में डेट टू इक्विटी रेशियो, कि कंपनी ने उधार कितना लिया है और खुद का कितना पैसा है। जैसे मैंने वो मारवाड़ी वाला एग्जांपल लिया था कि उसके खुद के पैसे ख़त्म हो गए या उसको और बैंक से लेना है उसको 10 लाख लोन, तो आपको देखना है कि कंपनी में टोटल जो कैपिटल लगा हुआ है काम करने के लिए उसका कितना हिस्सा डेट में है और कितना इक्विटी में है। अगर कोई कंपनी डेट ले ले, बहुत सारा डेट ले ले बैंक से और उस डेट से अपने सेल्स को बढ़ाते जाए, तो क्या ये अच्छा है? कंपनी कभी भी फंस सकती है बुरे टाइम में। तो हमेशा आपको देखना चाहिए, अगर आप दो कंपनियों में कंपैरिजन कर रहे हो तो हमेशा वो कंपनी बेटर है जहाँ पे डेट कम है या डेट है ही नहीं, बजाय कि उस कंपनी के जिसमें बहुत सारा डेट है। क्योंकि जिन कंपनियों में डेट होता है वो जब खराब परिस्थितियाँ आती हैं, मतलब जब ओवरऑल मार्केट में रिसेशन आएगा, जब मंदी आएगी, जब सामान नहीं बिकेगा, तो उस डेट का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। वो डेट आपकी जो ईएमआई होती है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, भले ही आपकी जॉब रहे ना रहे। तो दो लोग ऐसे हैं जिनके दोनों के पास, एक के पास बहुत सारा डेट है, एक के पास डेट नहीं है, तो कौन ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में होगा? जिसके पास डेट नहीं है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आरओई में हमने देखा 3 चीज़ें हैं: नेट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें से ये दोनों नंबर तो ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका कम हो वो अच्छा है। कैसे देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो? यहाँ पे आप लिखो डेट टू इक्विटी रेशियो, ये आ गया डेट टू इक्विटी। इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेट टू इक्विटी जो कि है 0.13। अगर ये नंबर आपका 0.1 से कम है तो वो बहुत अच्छा होता है। जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर आप दो कंपनियों में कंपैरिजन कर रहे हो तो जिसका ये नंबर कम है और अगर बाकी सारे पैरामीटर सेम है तो उस कंपनी को चुनिए जहाँ पे डेट टू इक्विटी कम है। अगर डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका डेट का जो ब्याज है वो तो देना ही पड़ेगा कंपनी को, चाहे वो प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये दोनों नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए और डेट टू इक्विटी वाला नंबर हमारा कम होना चाहिए। तो सिर्फ आरओई ज़्यादा होने से काम नहीं चलेगा, हमको हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए और हाई एसेट टर्नओवर रेशियो चाहिए और लो डेट टू इक्विटी रेशियो चाहिए हमको। तो अगर आप दो कंपनियां देख रहे हैं जहां पे सिमिलर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर रेशियो है और दोनों का आरओई अलग अलग है, क्योंकि एक ने डेट ज़्यादा लिया है और एक ने डेट कम, तो जिस कंपनी ने डेट ज़्यादा लिया है उसका आरओई ज़्यादा दिखेगा आपको। पर हम गलती क्या कर बैठेंगे कि दूसरी कंपनी का आरओई ज़्यादा है तो हम उसको ले लेंगे। पर हमें ये याद रखना है कि भले ही आप लो आरओई वाली कंपनी को ले लें, अगर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है बाकी दोनों नंबर सेम होने पे, तो वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन होगी जैसा हमने बात किया।
तो आपको सिर्फ आरओई नहीं देखना चाहिए, आपको ये तीनों नंबर अलग-अलग देखने चाहिए कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा हो और डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो। स्क्रीनर डॉट इन पे आप आसानी से देख सकते हो ये डेटा। होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट।